माइक काम नहीं कर रहा है। हेलो, ओके क्लास हमारा टॉपिक चल रहा था, आई थिंक we were discussing about the measure of central tendency. This is also known as the measure of location. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम आई थिंक अर्थमेटिक मीन हमने कंप्लीट कर लिया था और ज्योमेट्रिक मीन भी हमने कंप्लीट कर लिया था। कैन यू कंफर्म मी? ये बताएंगे, कंफर्म करेंगे इस बात को? ज्योमेट्रिक मीन तक हम चले गए थे। ज्योमेट्रिक मीन हो गया था कंप्लीट? यस सर, हार्मोनिक कंप्लीट हो गया था। हार्मोनिक मीन भी हो गया था। वो प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी, वो याद है? अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। ऑलवेज अर्थमेटिक मीन ग्रेटर होता है हमेशा ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, ये वेटेड मीन भी हमने अटेम्प्ट कर लिया था। यस सर, ये भी हो गया था। We're literally going to go for it here. How often do you get a chance to hit it into cars? Not very often, so we're going. मॉड का टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ था। स्टार्ट हो गया था? नहीं हुआ। So today we are going to discuss the second measure of central location method, that is mod. Mod is that value which repeat maximum number of times in a set of data. किसी भी set of data में जो value maximum time repeat होगी या recurring value होगी, उसको हम असल में एक central position या central point mod से represent करते हैं। कहता है कि mod is that point about which there is a maximum concentration of frequency, और mod is that value which has a maximum frequency than others in its neighborhood. फ्रीक्वेंसी एरे बनाएंगे आप। फ्रीक्वेंसी एरे बनाने के बाद ये देखेंगे कि हैवी कंसंट्रेशन या मैक्सिमम कंसंट्रेशन किस पॉइंट पर ऑब्जर्व हो रही है। वो जो पॉइंट ऑब्जर्व हो रहा होगा उसको हम कहेंगे कि ये एक तरह का मॉड है। A distribution may have one or more than one mod. एक से ज़्यादा मॉड किसी डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जिस्ट कर सकते हैं। If a distribution has only one mod, it is called a unimodal distribution. If a distribution has two mods, it is called bimodal distribution. फ्रीक्वेंसी एरे गिवन नहीं थी, आपने उसको बना लिया फ्रीक्वेंसी एरे की फॉर्म में। एग्जाम्पल नंबर 1 में कहते हैं फाइंड मॉड फॉर द फॉलोइंग डेटा। फर्स्ट वी need to sort it in the form of frequency array. 11 is the most repeated value, so therefore mod is equal to 11. ठीक है, एक बिल्कुल फंडामेंटल प्रॉब्लम से हमने स्टार्ट किया। सेकंड में भी यही काम करना है, फाइंड मॉडल हाइट इन इंचेस फ्रॉम हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट्स। जाहिर है ये सवाल ना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रिपेयर करने हैं, ना ये किसी ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, लेकिन हमने इनको इसलिए इंक्लूड किया ताकि क्विक रिव्यू हो जाए। अब उसके बाद हम जाएंगे आगे के ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में मॉड कैसे कैलकुलेट किया जाता है।
mod from a frequency distribution ungroup data, किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मॉड अगर अनग्रुप डेटा है तो कैसे कैलकुलेट करना है। फाइंड द मॉड इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास शू साइज दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 23 पर आ रही है, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि साइज 4 हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर द मॉडल साइज इज 4। अब डायरेक्ट ग्रुप फ्रीक्वेंसी है ना, तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी का मतलब है 4 कितनी दफा रिपीट हो रहा है, 23 टाइम्स। तो 4 की मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन नजर आ रही है हमें, या मैक्सिमम वैल्यू नजर आ रही है। हम ये कहते हैं कि 4 इज द मॉडल साइज, देयरफॉर मॉडल साइज इज 4। but mod for a frequency distribution in group data forms। अब किस फॉर्म में हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप डेटा। तो ग्रुप डेटा के अंदर for a group frequency distribution mod is calculated from the following formula। formula क्या है, mod is equal to L। what is L? lower class boundary, lower boundary of the model class, model class की lower boundary। FM frequency of the model class, ठीक है, या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अच्छा, मॉडल क्लास का मतलब क्या है? मॉडल क्लास वही क्लास है जिसके अंदर की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, तो FM रिप्रेजेंट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस F1 प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से ऊपर पहले वाली जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ FM माइनस F1। F1 फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास से पहले वाली, माइनस F2। F2 व्हाट अबाउट F2? F2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉलोइंग क्लास, यानी आफ्टर मॉडल क्लास जो क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी को हम F2 से रिप्रेजेंट करें, मल्टीप्लाई बाय H। H इज द साइज ऑफ इंटरवल या क्लास इंटरवल की जो विड्थ है, ठीक है, विड्थ ऑफ मॉडल क्लास। ये सारी चीजें मैंने यहाँ एक्सप्लेन भी की हुई है, ये आपको मैंने बता भी दी। अब आप देखिए इसमें ये कहते हैं कैलकुलेट द मॉड फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो गिवन है उसका मॉड कैलकुलेट करें। मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन कहाँ नजर आ रही है आपको? इस पॉइंट पर 8 से 10 तक क्लास इंटरवल लिया, फ्रीक्वेंसी ली और फिर क्लास बाउंड्रीज बना ली। वजह 2 से 4, फिर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 5 से 7। डेटा एक तरह से डिस्क्रीट फॉर्म में है, सो वी नीड टू कन्वर्ट इन कंटिन्यूस फॉर्म। कंटिन्यूस फॉर्म के लिए वी हैव टू फाइंड द क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज हमने मालूम कर ली, तो क्लास बाउंड्रीज मालूम करने के बाद आपने 1.5 और 4.5 पर क्लास बाउंड्रीज डिफाइन करनी। 0.5 ऐड की, सब्ट्रैक्ट किया, 0.5 ऐड किया, कंटिन्यूस क्लास बाउंड्रीज आ गई। अब इसके बाद देखिए ये कहता है कि वन बाय वन चीजें यहाँ से देखना शुरू करते हैं। हमने कहा था एल जो है वो लोअर बाउंड्री है ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास आपके पास ये वाली है, तो इसकी लोअर क्लास बाउंड्री कितनी है आपके पास? 7.5। अच्छा, एच क्या है? हाइट, विड्थ ऑफ द इंटरवल। तो 7.5 से 10.5 दैट इज एच इज इक्वल टू 3। फर्दर ये कहते हैं कि एफ एम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? 9 है, ये यहाँ गिवन है 9। उसके बाद ये कहते हैं F1 यानी प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी 5 है, F2 फॉलोइंग क्लास की फ्रीक्वेंसी 3 है, और ये सारी वैल्यूज आपने यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर ली। एक्सट्रैक्ट करने के बाद मॉड की वैल्यू में प्लग कर दिया, आई मीन मॉड का जो फार्मूला है उसके अंदर प्लग कर दिया। तो ये एक्सप्लेनेशन देने के बाद आपने जब वैल्यूज पुट की तो पता चला मॉड की वैल्यू कितनी आ रही है? 7 आ रही है। अच्छा, अब देखें इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि ये जो आपके पास एग्जाम्पल दी हुई थी, इस एग्जाम्पल को हमने मॉड इसका हमने कैलकुलेट किया। अगर मैं आपसे कहता हूँ इसी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन कैलकुलेट करें, मतलब कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या मैं आपसे कहता हूँ कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हो क्या रहा है, जो बात अब मैं बताने जा रहा हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप जब किसी डेटा पर वर्किंग करते हैं तो
तो डेटा इटसेल्फ ये नहीं कह रहा होता है कि मुझ पर ये टेक्निक अप्लाई करें। हमारे पास तो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उन क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि फाइंड द मॉड ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, find the median of the given frequency distribution, what about the arithmetic mean of the given frequency distribution। ये तो लिखा हुआ है आपके पास, इंस्ट्रक्शन है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपनी अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। लेकिन अगर फर्ज करें वो ये कहता है कि ये डेटा सेट है और इस डेटा सेट को तुम्हें एनालाइज करना है एप्रोप्रिएट टेक्निक से। मैं मेंशन नहीं कर रहा कि कौन सी टेक्निक अप्लाई करो, इसके ऊपर अप्लाई करो एप्रोप्रिएट टेक्निक जो कि होनी चाहिए। तो उस सूरत में फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर अब आपके पास कोई चॉइस तो नहीं है, आपको तो ये तो नहीं बता दिया गया कि आपने ये टेक्निक यूज करनी है। तो फिर ऐसी सूरत में आप क्या करते हैं, ऐसी सूरत में आप ये करते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूशन करके देखते हैं हम डेटा की। जब आपको याद होगा मैंने बताया था कि सिमेट्रिकल, पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड, ये बताया था ना। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करके देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन से हमें पता चलेगा कि फ्रीक्वेंसी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब यह है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जैसे आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशन शेप से देखेंगे तो आपको आइडेंटिफाई करने में कोई मसला नहीं रहेगा कि अब हमें इस पर कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी है। मतलब क्या हम इस पर अरिथमेटिक मीन अप्लाई करेंगे या हम इसके ऊपर मीडियन अप्लाई करेंगे या मॉड कैलकुलेट करेंगे। तो वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बताएगी। और भी कुछ टेक्निक्स हैं जिनको देखते हुए आप डिसाइड कर सकते हैं कि विच टेक्निक इज अप्रोप्रिएट फॉर दिस डेटा, फॉर द एनालिसिस ऑफ दिस डेटा। ये पॉइंट समझे आप जो मैंने बताया कि अगर फर्ज कीजिए गिवन नहीं है टेक्निक तो फिर आप खुद अपनी मर्जी से अप्लाई करेंगे टेक्निक। लेकिन कैसे अप्लाई करेंगे, हिट एंड ट्रायल रूल पे नहीं अप्लाई करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन देखते हुए ये देखेंगे कि कौन सी टेक्निक अप्रोप्रिएट हो सकती है। आगे हम देखते हैं, उसमें आपके पास कुछ एग्जांपल्स भी आएंगी इसी तरह की। कैलकुलेट द मॉडल मार्क्स, जरा इसके आंसर को वेरीफाई करें। ये क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर को वेरीफाई करें। यहाँ बैठे हुए फिजिकली जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो मैं चूंकि देख रहा होता हूँ यहाँ पर, तो काइंडली आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि जब मैं ये कहता हूँ कि ये राइट आंसर इसका वेरीफाई करें या मुझे बताइए, तो उसका मतलब ये होता है कि ये प्रैक्टिस हो रही है आपकी ना, यानी बहुत सारी चीज़ों की प्रैक्टिस आप रन टाइम में कर रहे हैं। हाँ, हमने एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया, एक क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हमारे ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं इस वक्त वो देख रहे होंगे यकीनन हमारी ये लेक्चर स्लाइड्स। तो काइंडली एग्जाम्पल नंबर 2 आप लोग भी अटेम्प्ट किया करें। इससे ये होता है कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको मेमोराइज हो जाएंगी ये चीज़ें, और फिर नेक्स्ट टाइम आपको रिवीजन में बहुत आसानी होगी। जल्दी से राइट आंसर इसका कैलकुलेट करके वेरीफाई करें, हम आगे चलते हैं। Rather than calculator, you need to work on the paper. सर जी बेटा। सर हमने क्वेश्चन पूछा है चैट में, आप नहीं पढ़ रहे हो। नहीं आ रही आवाज समझ में आपकी, क्या कहा है आपने? मैंने बोला सर हमने चैट में क्वेश्चन पूछा है बट यू आर नॉट रिप्लाइंग। सर चैट में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, काइंडली उनका रिप्लाई कर दें प्लीज। अच्छा, चैट पर क्वेश्चन। अच्छा, ये लेक्चर अपलोड करने की बात कर रहे हैं। ये क्लास के बाद मैं करता हूँ लेक्चर अपलोड। क्लास के बाद मैं रिकॉर्डिंग यहाँ से लूंगा, ये रिकॉर्डिंग कन्वर्ट करूंगा, रिकॉर्डिंग कन्वर्ट करके यूट्यूब चैनल पे इंशाल्लाह अपलोड करूंगा क्लास के बाद। ये सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि ये हॉस्टल में इंटरनेट सही नहीं चल रहा। अच्छा, नाम बता, बुक का नाम? बुक का नाम है इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स बाय शाहिद जमाल। इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स बाय शाहिद जमाल। लेकिन इससे आपको पढ़ने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि हम तो ये लेक्चर जो है ना, मैं खुद बना के लेकर आता हूँ बहुत सारी बुक से मिला के।
आपकी जो रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक है वो नील वेस की बुक है, रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक नील वेस की बुक है, और उसी से हमें बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। ये बुक बड़ी अच्छी बुक है इस सेंस में कि इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसमें समराइज कर दिए, तो आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से बहुत मिल जाएंगे। तो इसलिए मैंने सर सॉरी 7.2 सॉरी सर 27.2 मैं पहले वो एक्सप्लेनेशन दे रहा था जो चैट पर सवाल पूछे थे ना। ओ सॉरी सर। हाँ, अब आप देख लेते हैं आंसर 7 कैसे आया, ये सवाल किया है कोई बच्चे ने। ये फॉर्मूला आप देख लें, मॉड का जो फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले में आप जब वैल्यूज को प्लग करेंगे, जो ऊपर से आपने डेटा को देखते हुए वैल्यूज कंसीडर की है, तो आंसर 7 आएगा। इसमें अगर फॉर्मूले में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। एफएम का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F1 का मतलब है फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, F2 का मतलब है मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी। तो ये एक सिंपल सा रिपीट कर देंगे। क्या चीज रिपीट करनी है, फॉर्मूला रिपीट करना है? नहीं सर, ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि ये रिपीट कर दें, पहले वाला एग्जांपल 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 की बात कर रहे हैं। जी सर। ये डेटा गिवन है आपके सामने, इसमें देखिए कोई मसला है आपको? एक क्वेश्चन दिया हुआ ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, बस ये डेटा गिवन है। अच्छा ये बताइए इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ ऑब्जर्व हो रही है? 8 से 10 की क्लास में ऑब्जर्व हो रही है। तो पहली जी चीज तो सर। ये देखना है कि मॉडल क्लास ये होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि क्या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंटिन्यूस इंटरवल की फॉर्म में या डिस्क्रीट फॉर्म में? ऑब्वियसली डिस्क्रीट फॉर्म में। तो हमें क्या करना है उसके लिए, उसको कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना है। तो कंटिन्यूस में कन्वर्ट करने के लिए मैं 0.5 ऐड करता हूँ, 0.5 सब्ट्रैक्ट करता हूँ। लोअर क्लास बाउंड्री में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपर क्लास बाउंड्री में 0.5 ऐड करेंगे। कंटिन्यूस इंटरवल जी 0.5 कंटिन्यूस बनाने की वजह से तो 0.5 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर किया है ना, ताकि क्लास बाउंड्री 1.5 से 4.5 पर कैसे जाएगी। हमने ये टेक्निक फर्स्ट क्लास में डिसाइड की थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते वक्त, कि अगर वैल्यूज डिस्क्रीट फॉर्म में होंगी तो हमें उसको कंटिन्यूस इंटरवल बनाना होगा। और कंटिन्यूस इंटरवल बनाने का मतलब है जहां फर्स्ट क्लास का इंटरवल एंड होगा, सेकंड क्लास का इंटरवल वहां से स्टार्ट होगा। इसके लिए जो टेक्निक हमने डिसाइड की थी वो टेक्निक ये थी कि 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं लोअर क्लास बाउंड्री में से और 0.5 ऐड करते हैं अपर क्लास बाउंड्री में। यहाँ देखिए 2 था ना, 2 में से 1.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 1.5 है। 4 है ना, 4 में 0.5 ऐड करेंगे तो 4.5 है। नेक्स्ट क्लास कैसे स्टार्ट हुई, 5 था, 5 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4.5 एंड सो ऑन। अब आप पूछिए सवाल आपका क्या है, ये तो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, अभी भी क्या क्लियर नहीं हो? जरा सा लाउड बोलना, मुझे आवाज नहीं आती। हाँ बिल्कुल माइनस करेंगे, उसकी वजह यह है कि हमें क्लास इंटरवल की विड्थ इक्वल रखनी है। अब आप ये कहेंगे सर ऐसा कैसे कर सकते हैं जब 2 से पहले तो फ्रीक्वेंसी नहीं है? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं होगी ना 1.5 पे जब आप जाएंगे और वैल्यू वहां नहीं मिलेगी तो कोई मसला नहीं। आप जीरो पे भी ले जा सकते थे इसको, थोड़ी देर के लिए सपोज करें जीरो पे भी ले जा सकते थे, फिर क्या होता है विड्थ ऑफ द इंटरवल जो है ना वो बढ़ जाती, ज्यादा बड़ी हो जाती, और हमारी नंबर ऑफ क्लासेस भी ज्यादा बन जाती अगर फर्ज करें हम बनाते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इक्वल विड्थ रखने के लिए हमें फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करना होगा और लास्ट क्लास में भी सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है जी।
अगर 0 से स्टार्ट होगी इसका एक्सप्लेनेशन जो चल रहा था तो इसमें हम इस पॉइंट पर आ गए थे। मैंने आपसे कहा था इस पे आंसर को राइट आंसर को वेरीफाई करें। 27.27 इज द राइट आंसर। ठीक है, डिस्क्रीट जब भी होगा तब भी आपको इसको बनाना है, उसकी जरूरत नहीं है, कंटिन्यू बनाना है। मॉड बाय ग्राफ। सर जी बेटा। सर एक सवाल था, हमेशा क्लास में हमारी सेम लेंथ की होगी हर इंटरवल की? क्लास इंटरवल सर क्लास विड्थ जो होती है वो सेम साइज होगा उसका हर इंटरवल का? इक्वल होनी चाहिए, इक्वल क्लास इंटरवल होनी चाहिए। विद क्लास विड्थ हमेशा इक्वल होनी चाहिए, हर क्लास की क्लास विड्थ इक्वल हो। A histogram is used to determine the mod graphically. The steps involved in this process are draw a histogram of the given distribution. अब आपको क्या काम करना है, आपको हिस्टोग्राम बना के और हिस्टोग्राम की हेल्प से मॉड कैलकुलेट करना। ठीक है, हाईएस्ट रेक्टेंगल विल बी द मॉडल क्लास। जाहिर है हमें मालूम है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ही तो असल में मॉड होता है, तो जितना जो सबसे हाईएस्ट रेक्टेंगल आएगा बेसिकली वही तो मॉडल क्लास का रेक्टेंगल होगा। मॉडल क्लास का वो रेक्टेंगल मालूम करने के बाद आपने करना यह है कि क्रॉस लाइंस बनानी है टॉप लेफ्ट से और टॉप राइट से, और जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेंगी दूसरे रेक्टेंगल्स के साथ वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मॉड हो जाएगा। देखिए मैं आपके सामने एग्जांपल रखूं। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा and measure the model value verify it by actual calculations, और इनको वेरीफाई करें एक्चुअल कैलकुलेशन। 0 to 10, 10 to 20 एंड समथिंग दिया हुआ। अच्छा ये कंटिन्यूस है, इसके अंदर डिस्क्रीट है ही नहीं। अब देखिए आपका सवाल वेरीफाई हो रहा है बेटा, देखिए आप सवाल देखिए, अभी यही क्वेश्चन किया था ना आपको, 0 से स्टार्ट तो कर, लेकिन क्लास विड्थ क्या दी फॉर्म है आपके पास वो ऑलरेडी कंटिन्यूस है। क्यों नहीं दी इन्होंने? इसलिए कि अगर नेगेटिव में जाएंगे तो नेगेटिव मार्क्स तो एग्जिस्ट नहीं करते ना। आ रही बात समझ में? यही मैंने आंसर दिया था ना उस वक्त कि देखिए नेचर ऑफ डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास मार्क्स कभी मार्क्स कैन नॉट बी नेगेटिव। तो क्या हाँ पहले वाले में, क्योंकि काउंट तो हम यहाँ से करते हुए जा रहे हैं ना। अगर हम डबल काउंट कर लेंगे तो वो तो रिपीट होना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए हमने उसको कंटिन्यू किया। जी बेटा। ये चॉइस है, मतलब आप चाहें तो फर्स्ट क्लास के अंदर काउंट कर लेंगे, चाहेंगे तो सेकंड क्लास के अंदर काउंट कर लेंगे। रिपीटेड नहीं होना चाहिए, यानी फर्स्ट में भी जाए और सेकंड में भी जाए, इस तरह तो आपकी फ्रीक्वेंसी गलत होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा देखिए इसका हाईएस्ट रेक्टेंगल इन्होंने डिफाइन किया, ये
हाँ उसमें ये है कि गैप आ जाता है और हमारे पास बाउंड्रीज बिल्कुल क्लियर होती है, लेकिन यहाँ हमने जिस तरह का डेटा गिवन है उसी के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा जनाब, रेक्टेंगल बन गया आपके पास। इस डेटा को देखिए, कोई गैप नहीं रखा है आपने इसके अंदर, ठीक है, कंबाइन कर दिया। आई मीन उनकी प्रॉक्सिमिटी के अंदर कोई गैप नहीं, बल्कि वो ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। सबसे हाईएस्ट रेक्टेंगल ये आ रहा है। इस हाईएस्ट रेक्टेंगल को टॉप लेफ्ट से एक लाइन, स्ट्रेट लाइन आप इंटरसेक्ट करेंगे ले जाके उसके राइट साइड के रेक्टेंगल के टॉप लेफ्ट पर। टॉप लेफ्ट से आएगा, टॉप लेफ्ट पे ज्वाइन होगा। टॉप राइट से आएगा, टॉप राइट पे ज्वाइन हो जाएगा, बिफोर जो उससे पहले का रेक्टेंगल। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो बन रहा है आपके पास, दैट इज 32.86। शार्प कैलकुलेशन तो नहीं हो सकती, अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन की है हमने, जाहिर है इससे एक एवरेज वैल्यू कैलकुलेट की, दैट इज मॉड 32.86। इसी चीज को हमने फॉर्मूले से भी कैलकुलेट किया। फॉर्मूले ने ये बताया कि 30 + 2.8 दैट इज 32.8। एक्चुअल वैल्यू मॉड की 32.8 है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मॉड की 32.86 है। इसको हम कह रहे हैं मॉड बाय ग्राफिकल मेथड। ये है मॉड बाय फॉर्मूला। मॉड बाय फॉर्मूला यानी जो फॉर्मूला मॉड का है उसकी हेल्प से आपने कैलकुलेट की। द नेक्स्ट टॉपिक इज द मीडियन। So what about the median? Middle value इसको I think कहते हैं median, ठीक है। और the most middle value of an arranged data is called median. In other words, median is that quantity which divides the data into two equal parts. Basically median middle point अगर है तो वो divide कर रहा होगा पूरी distribution को two equal parts के अंदर, left hand और right hand के ऊपर, और that is 50% of the data lie below the median and 50% data lie above the median. नेक्स्ट में ये बताते हैं, डिस्क्रिप्शन इसकी ये कि अगर x1, x2, x3 अप टू xn आर n पॉजिटिव वैल्यूज, ये वैल्यूज हैं n पॉजिटिव वैल्यूज हैं, एंड आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के अंदर आपने इसको अरेंज कर दिया। तो मीडियन वैल्यू n+1/2 वैल्यू से कैलकुलेट होगी, ये तो सभी को मालूम। अब इसमें एक क्वेश्चन रेज होगा आगे जाके कि अगर ये वैल्यू इवन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो क्या कंडीशन होगी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तब क्या कंडीशन होगी, ठीक है। अभी तो ये क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। सिंपल क्वेश्चन है, 7 7 समथिंग। आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 इज अ ऑड नंबर और इवन नंबर इट्स एन ऑड नंबर। तो इसका मतलब है 9 + 1/2 वैल्यू दैट इज 5। 5 इज इक्वल टू फिफ्थ वैल्यू क्या बन रही है आपके पास, अगर देखा जाए तो 7। अच्छा इस वक्त अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसका मॉड भी डेफिनेटली 7 ही आ रहा होगा, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, और मीडियन भी सेम आ रही होगी। अरिथमेटिक मीन अगर आप चाहें कैलकुलेट कर लें तो उससे पता चल जाएगा कि वैल्यू क्या बनेगी अरिथमेटिक मीन की। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें इस वक्त ये काम करना है, मैं तो सिर्फ एक ओवरऑलिंग कर रहा हूँ, ये नहीं एक डिस्कशन कर रहा हूँ आपसे। तो मॉड वैल्यू, मीडियन वैल्यू हमारे पास 7 आ रही है। फॉर द डेटा गिवन बिलो फाइंड द मीडियन। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखने की क्या बन रही है, 36, 41, 27, 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है, 8 ऑब्जर्वेशन है। अगर मैं इसको n+1/2 करूंगा तो ये 9/2 दैट इज इक्वल टू 4.5। 4.5 वैल्यू। तो इस 4.5 वैल्यू का मतलब है मैं फोर्थ वैल्यू और फिफ्थ वैल्यू, फोर्थ वैल्यू और फिफ्थ वैल्यू का एवरेज ले लूंगा तो उसकी मीडियन वैल्यू आ जाएगी। एक फॉर्मूला ये होता है, या एक तरीका ये होता है कि मीडियन भी एक से ज्यादा आता है, और वो किस तरह आएंगे, एक आप करेंगे n+1/2, फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। n+1/2 नहीं, n/2
आपको कुछ वैकॉम टैबलेट में कुछ प्रॉब्लम आ गई है? Sir, are you working on new screen? If yes, then there is no screen. बेटा स्क्रीन का कोई फायदा नहीं है इस वक्त। अच्छा खैर बहरहाल n+1/2 आप इस फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट कर लें। अभी वैक्यूम चलने लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा क्या है। ठीक है, तो फोर्थ वैल्यू प्लस फिफ्थ वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 36 प्लस 38/2 37 इज द मीडियन वैल्यू। Median from a frequency distribution. In this case, the median can be found directly by forming the column of the cumulative frequency less than form. Therefore, the value of the variable corresponding to the cumulative frequency n+1/2 gives the median, where n is the total frequency. Summation of f total frequency n के बराबर है. Find the median for the following frequency distribution. X given है, frequency given है, दो कॉलम्स बनाते हैं. फर्स्ट वी फॉर्म अ कॉलम. क्या बना रहे हैं हम पहले? कॉलम किसका? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. X गिवन है ये रही, फ्रीक्वेंसी गिवन है ये रही, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लीजिए फॉर लेस देन. ठीक है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई 7, 19, 36 एंड सो ऑन 100 तक. ये टोटल ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं, वेरीफाई हो रही है 100. अच्छा, अब अभी हमने क्या पढ़ा था? मीडियन जी, मोर देन तो ऊपर से आ रहा होगा ना, सॉरी नीचे से ऊपर जा रहा है ना. मोर देन का ग्राफ, लेस देन तो वो होता है जो ऊपर से नीचे आ रहा है. ठीक है, अब ये देखिए, अभी हमने पढ़ा था मीडियन क्या चीज है? जो मिडिल वैल्यू पे एग्जिस्ट कर रहा है. कहाँ जाके अबव द मीडियन 50%, बिलो द मीडियन 50%. तो किस क्लास में मीडियन लाई कर रही है? इसमें कर रही होगी. तो 50.5th वैल्यू यानी n+1/2 का मतलब क्या है? 100 + 1/2 दैट इज 101/2. 50.5th वैल्यू. 50.5th वैल्यू कहाँ आ रही है? दायरा यहाँ इस क्लास के अंदर लाई कर रही होगी. सिंस 50.5 लाइज इन द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू 5. किसके करस्पॉन्डिंग है ये? 5 के करस्पॉन्डिंग है ना. तो देयरफॉर द मीडियन इज 5. दिस इज ऑल्सो इंडिकेटेड बाय एन. यानी इस तरह से भी तुम बता सकते होगे, और ये इन्होंने कैलकुलेट कर दिया. एग्जाम्पल नंबर 2 तुम्हारे सामने, इसको अटेम्प्ट करके राइट आंसर बताओ जल्दी से क्या है. जी बेटा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें ये बताएगी ना कि मीडियन कहाँ लाया कर रही है. ये देखो, यहाँ से पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि 6 हैवी कॉन्सेंट्रेशन है, मीडियन शायद यहाँ लाया कर रही होगी. मॉड के अगर पॉइंट से देखो, मीडियन तो मतलब ही यह है कि डेटा की आधी वैल्यूज बिलो द एक्स बिलो द मीडियन लाई कर रही है. यानी 50% वैल्यूज अबव और लोअर में तुम उसको ब्रेक करोगे. तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बगैर तो दिस इज नॉट पॉसिबल. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो बताएगी ना कि 50% वैल्यूज कहाँ लाया कर रही है. तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसलिए कैलकुलेट करो. ठीक है, ये मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है, जरा इसका आंसर वेरीफाई करो. बॉयज पीछे जो बैठे हैं बेटा, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 2 आ गई. बाकी लोग अटेम्प्ट कर लें और देख लें, वेरीफाई कर लें अपने आंसर. क्या आ रहा है? 2 is the median. 2 आ रहा है. 47 cumulate अच्छा,
हाँ 57 आ रहा है। इसको मेक अ करेक्शन प्लीज। ये फिर आपका पूरा कॉलम चेंज हो रहा होगा ये। हाँ तो ये इसका मतलब है मिसप्रिंटिंग है ना इसके अंदर। 29 टर्म भी 20 नहीं तो क्लास चेंज हो जाएगी 29 की। So 26 की जगह 36 आना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, और उसके बाद 47 जी और सर। देन 7। क्यूमुलेटिव, हाँ क्यूमुलेटिव सर फ्रीक्वेंसी यहाँ का चेंज हो रहा होगा ना। नहीं सर, यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गलत कैलकुलेट की हुई है। हाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सर पहला 5 है, दूसरा 17 है, तो उनका टोटल 22 बनता है। यहाँ 12 लिखा हुआ है। हाँ सही है, ठीक है 17 ठीक है। इसकी करेक्शन कर लीजिएगा, जो वैल्यूज इसके अंदर कंफ्यूजिंग है वो जाहिर है। प्लीज मेक अ करेक्शन इन दिस टेबल। और लेकिन आंसर मेरे ख्याल में वही आ रहा होगा, आंसर वही आ रहा है। 236 वैल्यू पे आता है। ये सर आंसर से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। और ये तो ठीक है, इसको कोई मत। अच्छा जनाब, मीडियन फ्रॉम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप डेटा। फॉर्मूला आपको याद रखने होंगे। मीडियन इज इक्वल टू, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एल लोअर क्लास बाउंड्री या एच बिट क्लास वेट, एफ फ्रीक्वेंसी, समीशन ऑफ एफ टोटल फ्रीक्वेंसी बाय 2 माइनस सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखें वन बाय वन बताएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्रीक्वेंसी, व्हाट फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। यहाँ FM और F1 और F2 से काम नहीं हो रहा, बिल्कुल एक अलग चीज है। अच्छा, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी समीशन ऑफ एफ टोटल फ्रीक्वेंसी सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस चीज की भाई वो बता रहा है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी मीडियन कैलकुलेट करना है। In order to find median from a group frequency distribution, the data are assumed to be continuous. पहले तो ये assume करेंगे, अब यहाँ तो नहीं है इसलिए मेरे ख्याल है इसको कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। Thus we need the class boundaries as the cumulative frequency will correspond to upper class boundaries 4.5 to 7.5, 7. etc. instead of 4, 7, etc. The upper class limit, hence the class boundaries are found to be the distribution becomes इस तरह से बन जाएगी। क्लास बाउंड्री बनाई आपने 0.5 सब्ट्रैक्ट 0.5 ऐड करके एफ फ्रीक्वेंसी जो गिवन थी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बन गया हमारे सामने। ऑब्जर्व कर लेते हैं टोटल क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। बिलो द एक्स एक्सिस, अबव द एक्स एक्सिस, डेफिनेटली मीडियन क्लास कौन सी लाई कर रही होगी यहाँ पर, और यहाँ जो है वो 8th वैल्यू उसकी मीडियन होनी चाहिए। नाउ डिटरमिन द मीडियन बाय द फॉर्मूला समीशन ऑफ एफ बाय 2 इंस्टेड ऑफ समीशन ऑफ एफ प्लस 1 बाय 2। मीडियन मालूम करनी है हमें, तो समीशन ऑफ एफ बाय 2, ये जो मैं कह रहा था ना कि n बाय 2 का एक फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, वो जो वहाँ वैकॉम पे लिख नहीं पा रहा था मैं, तो वो था n बाय 2, और एक होता है n बाय 2 प्लस ऑफ 1 जब दो मीडियन क्लासेस होती हैं। तो यहाँ पर हम n बाय 2 का फॉर्मूला यानी समीशन ऑफ f बाय 2 का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो ज़ाहिर है हम पॉइंट्स में वैल्यूज नहीं ले सकते, दो अलग अलग मीडियन क्लासेस तो नहीं ले सकते। तो हमने यहाँ पर n by 2 का फॉर्मूला अप्लाई किया, 16 by 2 that is 8th वैल्यू, hence median lies in the interval। मीडियन किस इंटरवल में लाई कर रहा है, 7.5 से 10.5। जी मॉड वैल्यू, हाँ n by 2 प्लस 1। अच्छा अब देखिए 7.5 से 10.5। जी बेटा। सर हम किसी क्वेश्चन में क्लास बाउंड्रीज बना रहे हैं, किसी में क्लास बाउंड्रीज नहीं बना रहे हैं, किसी ही चला रहे हैं। मतलब आप ये पूछ रहे हैं कि किसी में क्लास बाउंड्रीज बना रहे हैं और किसी में नहीं बना रहे? जी सर। तो बेटा जिसमें कंटिन्यूस है उसमें क्लास बाउंड्री बनाने की हमें जरूरत क्या है, ऑलरेडी बनी है। और जिसमें डिस्क्रीट वैल्यू है वहां पर हमें कंटिन्यूस करने के लिए उसको क्लास बाउंड्री बनानी है।
क्योंकि उसके बगैर जो है ना वो वैल्यूज हम कंसीडर नहीं कर सकते। तो डिस्क्रीट को हमेशा कंटिन्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जब आपको ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन दी हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप डेटा अगर आपके पास गिवन हो। द इंटरवल इज कॉल्ड द मीडियन क्लास। अब आपने सारी वैल्यूज कंसीडर की, लोअर क्लास बाउंड्री, हाइट ऑफ इंटरवल, फ्रीक्वेंसी। मैं क्लास ले रहा हूँ, इम्पोर्टेंट बात है तो मैसेज कर। मैं बताता हूँ, ठीक है। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करना है, इसका राइट आंसर बता दीजिए। हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट से बैठे हैं वो भी काइंडली अटेम्प्ट कर लें, हमारे जो यहाँ पर क्लास में स्टूडेंट्स हैं वो भी देख लें। ये ऑलरेडी कंटिन्यूस है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है।
Okay class, what is the right answer? 40.26. 40.26. 40.26 is the right answer. ये एक टॉपिक है, मीडियन इज द वैल्यू ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच करस्पॉन्ड टू अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी व्हेन नहीं समेशन ऑफ f by 2. ठीक है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ बनता है ना, उस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के ग्राफ से अगर हम मीडियन मालूम करना चाहें तो इसको हम एक्स एक्सिस के ऊपर वो वैल्यू होती है और उसके करस्पॉन्डिंग जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो हम मालूम करते हैं। तो मीडियन बाय ग्राफ, ये देखिए, ये हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाया, एक हमने मोर देन का बनाया, एक लेस देन का बनाया। इधर यहाँ दूसरे वाले जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक्स एक्सिस के ऊपर एक लाइन ड्रॉप की और वर्टिकल लाइन ड्रॉप की परपेंडिकुलर, और जो वैल्यू यहाँ से एक्स एक्सिस से मिलेगी दैट इज द मीडियन। ये मीडियन क्लास मालूम करना है बाय यूजिंग द ग्राफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के ग्राफ से, फॉर लेस देन एंड फॉर मोर देन वैल्यूज। दोनों ग्राफ बनाएंगे, जहां इंटरसेक्शन आ रहा होगा उस पॉइंट को आप मीडियन क्लास कहेंगे। ठीक है सर, आप फिर से समझा सकते हैं दूसरा कर्व कौन सा बनाया? हाँ मैं बता रहा हूँ आपसे। ये कहता है कि डिटरमिन द मीडियन बाय ग्राफ, डिटरमिन करो मीडियन बाय ग्राफ, और डेटा दिया हुआ आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आप सबसे पहला काम ये करें, उसकी दो कॉलम्स बनाएं, दो अलग अलग टेबल्स बनाएं। एक टेबल बनाएं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो मोर देन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक टेबल बनाएं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लेस देन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद दोनों ग्राफ्स ड्रॉ कर दें ग्राफ के ऊपर, जैसे हमने चैप्टर 1 में भी ड्रॉ किए थे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के ग्राफ। जब आप सेम ग्राफ पेपर पर दोनों ग्राफ लेस देन का भी और मोर देन का भी ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, उसके नतीजे में ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। ये देखिए, ये दोनों ग्राफ यहाँ इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा एक्स एक्सिस के ऊपर दैट इज द मीडियन। ये कौन सी क्लास होगी? मीडियन क्लास। ये क्या है, यानी आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन और लेस देन के लिए दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कंसीडर करना है और फिर उसके बाद उसको ड्रॉ करना है। कंटिन्यूस दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, टोटल फ्रीक्वेंसी ये है, इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के ग्राफ से मीडियन मालूम करनी है। ये देखिए, ये देखिए समीशन ऑफ f by 2, 88 by 2, 44th वैल्यू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग इस क्लास में आ रही होगी। और ये आप 44th वैल्यू यहाँ से एक्स एक्सिस से देखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, और फिर उसके बाद ग्राफ जहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन आके हिट करेगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के ग्राफ को, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, दैट इज 22 पॉइंट समथिंग कोई वैल्यू, 23 के अराउंड वैल्यू आ। ठीक है, इसके बाद एक रिलेशनशिप बताएंगे, ये एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगी लाइक दिस, तो इसमें जो रिलेशनशिप होगा ना मीन, मीडियन, मॉड का, वो इक्वलाइज होगा। मीन और मीडियन और मॉड बोथ आर ऑल आर इक्वल। ठीक है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। दूसरी चीज ये कहते हैं कि फॉर अ पॉजिटिवली स्क्यूड, मॉडरेटली स्क्यूड या पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व को आप देख लें तो इसकी राइट टेल है, तो इसको आप पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व अगर कह रहे हैं तो इसके अंदर मॉड इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मीन, ये कंडीशन होगी। ठीक है, पॉजिटिवली स्क्यूड के लिए। इसी तरह नेगेटिवली स्क्यूड के लिए ये कंडीशन दी हुई है, तो मीन, मीडियन, मॉड, तो आप क्या कहेंगे, मॉड इज ग्रेटर देन मीडियन देन ग्रेटर देन मीन। ये तीनों जो कंडीशंस है, इन कंडीशंस को आपने याद रखना है कि कब मॉडरेट। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऑल सेंट्रल लोकेशन वैल्यूज आर सेम। पॉजिटिवली स्क्यूड के लिए मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मॉड। सॉरी उल्टा कह रहे हैं,
मीन, हाँ लेस देन नहीं ग्रेटर देन की कंडीशन रखेंगे, और वो यही है कि मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मॉड। यहाँ पर मॉड ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मीन, जब ये नेगेटिवली स्क्यूड कर्व होगा। तो इसको इन्होंने एम्पिरिकल रिलेशनशिप में इस तरह से बताया, देयरफॉर इन अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द मीन मीडियन एंड मॉड होल्ड्स मीन माइनस मॉड। से कुछ सवाल करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसकी आवाज बहुत लो आ रही है। मैं ये पूछ रहा आवाज लो आ रही है, कहते क्यों है? नहीं आपकी नहीं, एक बंदा सवाल कर रहा है, वो आपसे पूछना चाह रहा है, लेकिन इसकी आवाज लो है तो आप वो पिक नहीं कर पा। आप पूछ लें उसकी बिहाफ पर क्या सवाल है। कोई क्वेश्चन अगर है तो आप पूछ लें, अगर आपको समझ में आ गया तो मैं पॉजिटिव उसका जवाब दूं। कहते क्यों है, किस वजह से कहते हैं उसको, सही चीज समझा देंगे प्लीज। साथ महमूद थोड़ा सा लाउड बोलेंगे आप। मैं चैट पे पूछ लेता हूँ। आई कांट हियर। वो सर बोल रहा है मैं चैट में पूछ रहा हूँ। पॉजिटिवली स्क्यूड बोलते क्यों है, तो रीजन क्या है उसके पीछे, वो सवाल ये कर रहा सर। नहीं समझ में आ रहा, मुझे वॉइस नोट कर दो, मैं उसको अलग से क्वेरी रिजॉल्व कर दूंगा। सर वो शायद चैट पे लिख रहे हैं। जी वो चैट पे लिख रहे हैं सर। चैट पे लिख रहे हैं। वो चैट पे लिख रहे हैं। पॉजिटिव स्क्यूनेस, बेटा पॉजिटिव स्क्यूनेस का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यूज है वो राइट लेफ्ट पे लाई कर रही होती है। ये देखिए पॉजिटिवली स्क्यूड का मतलब होता है मोस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अकर्स ऑन द राइट हैंड साइड, और राइट टेल उसकी इंक्रीज होती है, इसलिए इसको पॉजिटिवली स्क्यूड कहते हैं। ये मैंने डे 1 जब डिस्ट्रीब्यूशन शेप पढ़ा रहा था तब बताया था। और लेफ्ट हैंड पर अगर लेफ्ट हैंड टेल्स बड़ी है तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादातर लेफ्ट साइड पर है। मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। एक क्लास के अंदर एवरेज मार्क क्या होंगे 50, मीडियन मार्क्स क्या होंगे 50, मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे 100, और मिनिमम मार्क्स क्या होंगे 0। अच्छा अब एक काम ये होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो क्लास के हैं उनके मार्क्स 0 से 40 के दरमियान लाया कर रहे हैं, तो इसकी लेफ्ट हैंड टेल बड़ी होगी ना। लेफ्ट हैंड टेल का मतलब है नेगेटिवली स्क्यूड कर्व। अच्छा मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो क्लास के हैं उन्होंने 50 से ग्रेटेस्ट हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए, तो अब इसकी कौन सी टेल राइट हैंड टेल होगी। तो इस तरह के शेप को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व। तो नेगेटिवली स्क्यूड कर्व और पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हुए उसकी लेफ्ट हैंड टेल और राइट हैंड टेल को हम डिसाइड करते हैं, और फिर ये कहते हैं कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है या ये नेगेटिवली स्क्यूड है। जी इसमें ये मॉड ये ना ये चीज, हाँ ये मीन है, ये मीडियन है और ये मॉड है, ये रिप्लेस कर हो जाएगा। सही कह रही हैं आप, ये रिप्लेस होगा। ये मीन सबसे ग्रेटर है, फिर मीडियन है और फिर मॉड। जो एक्सप्रेशन में ठीक लिखा है, ग्राफ के ऊपर उसकी प्रेजेंटेशन गलत है। प्लीज मेक अ करेक्शन इन दिस ग्राफ। मॉड के बजाय रादर देन मॉड मीन है, और मीन के बजाय मॉड। ओके क्लास, ये क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स मैं नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूंगा। यहाँ तक हम इसको रोक देंगे, और अब थोड़ा सा हमारे पास तकरीबन 15 मिनट्स है। इन 15 मिनट्स में हम एक बुक का ओवरव्यू देख लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा बोले। सर अगर डाटा कांस्टेंट हो, लेट्स सपोज ऑल 5 थ्रीज हो, यानी पूरे डाटा में सिर्फ 3 ही हो, तो तब उसका मॉड क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, उसका मॉड इक्वल होगा 3 के ही, मीडियन इक्वल होगा 3 के, मीन भी इक्वल होगा 3 के, और उस पर हम स्टैटिस्टिक्स को टेक्निक अप्लाई भी नहीं करेंगे। इसकी वजह यह है
कि हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई ही सिर्फ उस जगह करते हैं जहाँ डेटा वेरिएशन शो कर रहा हो या वेरिएशन हो डेटा के अंदर। अगर कोई वेरिएशन नहीं है तो व्हाई वी नीड टू अप्लाई द स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स ऑन दैट डेटा। डेटा तो कांस्टेंट है, इसलिए ना उसके ऊपर कोई स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई होगी ना उसकी कोई स्टैटिस्टिकल मेजर होगा। तो हमेशा डेटा डिफरेंट होगा तभी हम ये टेक्निक्स अप्लाई करें। यस सर, थैंक यू। सर आप कौन से बुक से पढ़ा रहे हैं? मैं शेयर कर दूंगा। हमारी जो असेसमेंट्स होंगी वो ऑनलाइन ही होंगी, डिसाइड हो गया है। असाइनमेंट तो खैर आप वैसे भी ऑनलाइन ही सबमिट कराते, लेकिन अब हमारे जो क्विजेस होंगे वो भी ऑनलाइन ही होंगे। ठीक है, अब एक चीज़ मैं डिसाइड करना का सोच रहा हूँ कि असाइनमेंट्स के बजाय क्विज के बजाय ज़्यादा प्रोपोर्शन जो है वो असाइनमेंट का रख लूँ, क्योंकि क्विज मुझे तो देने में कोई मसला नहीं है। मसला नहीं, इंटरनेट इशू नहीं है, 24 आवर्स का टाइम देंगे, उस वक्त टाइमर लगा के 30 मिनट्स का अगर क्विज है तो वो किसी भी टाइम जिस वक्त लाइट है और इंटरनेट का इशू नहीं है आप टाइम कर सकते हैं। 12 आवर्स का अगर टाइम देते हैं, 24 आवर्स का अगर टाइम देते हैं आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं उसको किसी वक्त भी। लेकिन असाइनमेंट बेहतर मैंने जितना ऑब्जर्व किया है वो यही है कि क्विज के अंदर जाहिर लोग एक दूसरे की हेल्प लेके ही काम करते हैं और उसमें हमारी असेसमेंट सही हो नहीं पाती, तो असाइनमेंट तक हम उसको रखते हैं। या बहरहाल मैं डिसाइड कर लूंगा कि क्या करना है, फाइनल डिसीजन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। तो सर अगर क्विज हट जाएगा तो फिर क्या प्रोपोर्शन किस तरह से डिवाइड होगा मार्क्स का? असाइनमेंट रख लेंगे, ये हम डिसाइड कर लेते हैं अभी। बाकी है कि मिल गई कॉपी कर ली, तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपका असाइनमेंट और क्विज स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन LMS पे हम अपलोड कर देंगे उसको, और आपने उसके लिए प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आप लोगों को इस बुक से दूंगा, नील वेज की बुक से। जरा मैं पहले चाहता हूँ थोड़ा सा दिखा दूँ आपको कि क्वेश्चन किस एंड सर प्लीज जितना जल्दी हो सके लेक्चर्स अपलोड कर दें यूट्यूब पे। ये मैंने अपलोड किया है बेटा। अच्छा ठीक है सर, ठीक ऑलरेडी LMS पर अपलोडेड है। चैप्टर नंबर 3 आप लोगों के सामने है, द डिस्क्रिप्टिव मेजर्स। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव मेजर में एक केस स्टडी इन्होंने दी। देखिए मैं फिर बता देता हूं आपको, लिसन ऑल क्लास। हमारा पहला टॉपिक कौन सा था जिसमें हमने वो चीजें डिस्कस की थी? नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, पर्पस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ऐसी चीजें डिस्कस की थी ना। एप्लीकेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे थे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर। दो ही फ्रेमवर्क है ना, ये तो अप्लाइड फ्रेमवर्क होगा, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। तो मैंने बिल्कुल इनिशियली जो काम किया था वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क था आपका। अब आप नील वेस की बुक ओपन करेंगे, देखिए हमारे पास इतना टाइम तो नहीं होगा ना, जाहिर है क्लास के अंदर इंस्ट्रक्टर के पास उतना ही टाइम होगा कि वो किसी एक एंगल से चीजों को डिफाइन कर दे पूरा, मतलब हॉलिस्टिकली हम पूरी एक एक चीज को डिफाइन कर दें, और उसके बाद आप लोग किसी एक बुक से प्रैक्टिस क्वेश्चन परफॉर्म करें। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो पेपर आएगा जाहिर है वो एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड वही तो नहीं आ जाएगा, पूरा कंसेप्ट तो वही होगा, कंसेप्ट एग्जैक्टली वही होगा जो कि हमने डिस्कस किया होगा यहाँ पर, लेकिन क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि इस बुक की स्टडी करनी है, रीड करना है। कौन से टॉपिक को रीड करेंगे? आप सिर्फ उन्हीं टॉपिक को रीड करेंगे बेटा। आप लोग सब जो ऑनलाइन स्टूडेंट है वो मेरी बात सुन रहे हो, आपने सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को रीड करना है इस बुक के अंदर से जो टॉपिक मैंने क्लास में यहाँ डिस्कस किए हैं आपके साथ, जो आपके साथ यहाँ डिस्कस किए हैं, आपको सिर्फ वही टॉपिक स्टडी करना है। और वो स्टडी किस लिए करना है? उसमें दो तरह के प्रॉब्लम्स होंगे, या तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा
प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगा, या उसका थ्योरेटिकल प्रॉब्लम जो होगा वो रटना नहीं है आपको, कि मैं इस तरह नहीं दूंगा कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, व्हाट इज मीन, मीडियन एंड मॉड, ये नहीं दूंगा मैं। लॉजिकल क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का होगा, ट्रू एंड फॉल्स हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक हो सकता है, लेकिन वो जो भी होगा वो उसी टॉपिक से रिलेटेड होगा जो मैंने क्लास में यहाँ पढ़ा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से स्टार्ट किया उन्होंने केस स्टडी, अभी हम इसको छोड़ते हैं। केस स्टडी में उसने क्या किया कि एक ऑफिशियल प्रेसिडेंशियल जनरल इलेक्शन के रिजल्ट जो पब्लिश हुए बाय फेडरल इलेक्शन कमीशन से, उनको उन्होंने कलेक्ट किया और ये डेटा की फॉर्म में शो कर दिया। अलास्का स्टेट, एरिजोना स्टेट, सारी ये डेटा गिवन है। ठीक है, तो अब कहते हैं कि इससे हमें कोई रिजल्ट अगर लेने हो, पहली बात तो हमने क्या किया, आपको याद होगा मैंने बताया था, देखिए हम डेटा को टेबुलर फॉर्म में समराइज करते हैं। टेबुलर फॉर्म जो अरेंजमेंट है डेटा की, वो हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल होती है कि हम टेबुलर फॉर्म में डेटा को समराइज कर दें, डेटा को अरेंज कर दें, और फिर उसके बाद उससे कोई रिजल्ट निकालना चाहे तो इस वक्त इससे हम कुछ देख सकते हैं कि भाई क्या परसेंटेज है ओबामा के लिए, और स्टेट कौन सी है, कहाँ से उसने ज्यादा सीट्स विन की है, मतलब विन की हैं और पार्टी ने, व्हाटएवर। तो ये सारी चीजें जो हैं हम टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना चाहे तो इस तरह से कर सकते हैं। अब मेजर ऑफ सेंटर, मेजर ऑफ सेंटर के लिए क्या कहता है, मेजर descriptive statistics measure that indicates where the center or most typical value of a data set lies are called measure of central tendency, और more simply measure of center, या तो measure of central tendency कहेंगे, measure of center कहेंगे। क्या आप इस बात को रिपीट नहीं कर रहे हैं, हम ये पहले नहीं कर चुके जब हमने measure of central tendency स्टार्ट किया तो उस वक्त हमने क्या किया था, बहुत डिटेल में मैंने बताया। अच्छा, मीन ऑफ डेटा सेट, मैंने जो अप्रोच यूज की है उस अप्रोच के अंदर तो बहुत डिटेल क्वेश्चंस भी है, डेफिनेशन भी है, मैं खुद भी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दे रहा होता हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ से अगर देखेंगे तो बहुत सिंपल, बस फिर ये आ गया। उसके बाद एक एग्जांपल दे दी, द वीकली सैलरी। ये प्रॉब्लम देख लेते हैं। प्रोफेसर हैसेट स्पेंड one summer working for a small mathematical consulting firm. The firm employed a few senior consultants who made between $800 and $1,050 per week. A few junior consultants who made, ये पूरा एक प्रॉब्लम दिया हुआ है यार, ठीक है। उसको टेबुलर फॉर्म में समराइज किया मैंने। टेबुलर फॉर्म में समराइज करने के बाद मीन आपने कैलकुलेट किया, सारी ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये राउंडेड आ गया, ये वैल्यू आ गई। सिमिलरली मीन ऑफ डेटा सेट 2 अगर कैलकुलेट करेंगे तो कुछ और वैल्यू आ रही है। जाहिर है डेटा सेट 1 की ऑब्जर्वेशन का जो मीन आ रहा है वो ग्रेटर देन है डेटा सेट 2 की ऑब्जर्वेशन के रिस्पेक्ट से। तो ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया था, तो इस बुक से आप क्वेश्चन। फिर ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, मीडियन का। यहाँ बहुत शॉर्ट दिया हुआ है, हमने तो बहुत डिटेल में क्वेश्चन अटेम्प्ट किए ना, यहाँ इस बुक के अंदर बहुत शॉर्ट, बस सिर्फ कंसाइज डेफिनेशंस हैं, कंसाइज प्रॉब्लम्स हैं। तो अब इसके बाद आपके साथ हम शेयर करेंगे ये जो मेजर ऑफ सेंटर के प्रॉब्लम्स हैं। ये मेजर ऑफ सेंटर के जो प्रॉब्लम है एक्सरसाइज नंबर। क्वेश्चन जी बेटा, कोई क्वेश्चन है आपका? जी सर। जी बोले सर, हमें डेटा को कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक देना होता है? डेटा को कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स या डेसिमल प्लेसेस, वो क्या लिखा होता है या कोई सेट होता है कि इतने डेसिमल प्लेसेस? हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना, ये लिखा होता है। आप नॉर्मली अप टू 2 या 3 डेसिमल प्लेसेस तक डेटा की वैल्यूज को राउंड ऑफ कंसीडर करेंगे। और सिग्निफिकेंट फिगर्स सर? सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए? अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस ना। सिग्निफिकेंट डिजिट्स का मतलब यही है कि हम अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस वैल्यूज कंसीडर करेंगे। अच्छा जनाब, ये देखिए, ये मैंने कहा एक्सरसाइज नंबर 3.1, एक्सप्लेन द इन डिटेल द पर्पस ऑफ मेजर ऑफ सेंटर। एक्सप्लेन इन डिटेल द पर्पस ऑफ मेजर ऑफ सेंटर। आप नहीं बता सकते कि आपके व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेजर ऑफ सेंटर? बता सकते ना। अब तो हमने जो पढ़ा है, जो कुछ स्टडी किया है, उसकी इन द लाइट ऑफ होल स्टडी वी कैन इजीली एक्सप्लेन what is the purpose of the measure of center of location, measure of center। ठीक है, नेम मोहम्मद नहीं करे बेटा, ये मैं यहाँ
3.3 में देखिए, of the mean median mod which is the only one appropriate for use with qualitative data. Mean median mod which is the only one appropriate for use with qualitative data. मेरा ख्याल है आप इसमें क्या निकाल सकते हैं, सिवाय मॉड के और कुछ हो ही नहीं सकता कैलकुलेट। इसकी वजह यह है कि मॉड में क्वालिटेटिव डेटा को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हाँ ये मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है, लेकिन बाकी और कुछ जो हम अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह से ये कुछ क्वेश्चन है, ये हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो आपने 3.1 में से 3.2 में से ये सारे प्रॉब्लम्स में जो आपके साथ मेंशन करूंगा, इनको आपने फाइनल एग्जाम के लिए या क्विज वगैरह के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, और बाकी वर्ड प्रॉब्लम्स और दूसरे प्रॉब्लम्स हम आपको असाइनमेंट की फॉर्म में देते हैं। ठीक है जनाब, तो आज इसको यहीं स्टॉप करते हैं, ऑलमोस्ट टाइम भी हमारा हो गया। जी सर हो गया है, 5 मिनट पड़े हैं सिर्फ। ठीक है सर एक क्वेश्चन था। जी बेटा बोलिए। सर ये पहले चैप्टर जो है नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसमें क्लस्टर सैम्पलिंग और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, ये सब हमें पढ़ना है या हमने क्लास में नहीं पढ़ा है तो ये नहीं आएगा? मतलब सैम्पलिंग तो मैंने पढ़ा, सैम्पलिंग तो मैंने बताई थी क्या है, लेकिन इसकी इतनी डिटेल में चीजें पढ़ लेना, अगर कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ लेना। चलें। ओके क्लास हम ऑफ करते हैं फिर। सैम्पलिंग एग्जाम में आएगा? जी आ सकता है।